चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाल में ही हुआ है। कितने तारीख को हुआ था? 7 अगस्त को हुआ है, 7 अगस्त 21 में हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 7 अगस्त 2021 का, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, द पोर्शन दैट शोज ऑल द चॉइस यू कैन मेक व्हाइल वर्किंग इन विंडोज इज कॉल्ड द, मतलब कि अगर आप विंडोज में कोई भी चॉइस चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी भी लिखा होगा। हाँ, वह है हिस्सा जो वे सारे विकल्प दिखाता है जिन्हें आप विंडो पर काम करने के दौरान चूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनू कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेनू क्या है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये अपना क्या है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है नोटपैड। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? मेनू है। ये सभी क्या है? फाइल मेनू, एडिट मेनू। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट इज मेनू? मेनू इज कलेक्शन ऑफ कमांड्स। कभी कभी क्वेश्चन मेनू की डिफिनीशन दे देता है। कलेक्शन ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड, है ना। विंडोज में कमांड्स का जो समूह होते हैं वो किसके अंतर्गत शो कर सकते हैं? तो मेनू के अंदर, क्योंकि मेनू के अंदर क्या होते हैं? ये कमांड्स हैं। ठीक है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सभी क्या होते हैं? मेनू, जिसमें हम कई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेनू बार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका ये मेनू बार कहलाता है पूरा। ये क्या है? मेनू बार है। मेनू बार कई सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, मेनू बार होते हैं जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि आप बिट्स रिलेटेड यानी कि मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, हम बताया थे हमने एक बिट बराबर क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है ना, बाइनरी डिजिट होता है, ये बताया था। और 8 बिट बराबर क्या होता है? हाँ, 1 बाइट होता है, ये बताया था। और 224 बाइट बराबर क्या बताया था? हाँ, 1 किलो बाइट बताया था। ठीक है, और 224 MB बराबर क्या बताया था? 224 MB बराबर 1 GB। ठीक है, 1 GB। और 224 GB बराबर क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड, 1 TB। ठीक है ना, ये बताया था। ठीक है, और क्या बताया था? 224 TB बराबर क्या होता है? हाँ, पेटा आता है। हाँ, पेटा आएगा। और 224 टेराबाइट, 224 टेराबाइट बराबर होता है 1 PB, और PB मतलब होता है पेटाबाइट। ठीक है, और 224 पेटाबाइट बराबर होता है 1 EX यानी कि एक्साबाइट। ठीक है, इसके बाद 224 एक्साबाइट बराबर क्या होता है? बताइए। हाँ, 1 मिनट, क्वेश्चन ये था अपना। हाँ, 224 एक्साबाइट, 224 एक्साबाइट क्या होता है? 1 ZB, और ZB मतलब क्या होता है? जेटाबाइट। वेरी गुड। और 224 ZB बराबर यानी कि 224 जेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 BB, और BB मतलब क्या होता है? योटाबाइट। और हाँ, बाई होगा यहाँ पे, BB। और 224 BB बराबर क्या होता है? 1 BB मतलब ब्रोंटोबाइट। और 224 BB यानी कि ब्रंटोबाइट बराबर होता है 1 जियोबाइट। जियोबाइट, और जियोबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, जियोबाइट। अब यहां पे देखिए, हमने आपको सभी सीक्वेंस बता दिया। अब ये पूछ रहा है कि यहां पे सबसे छोटा कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? बिट होगा, क्योंकि बिट में हमने क्या बताया कि 1 बिट बराबर छोटा होता है, 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होती है भाई?
बाइनरी डिजिट आपकी 0 और 1 होती है। अब इससे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सीपीयू का नहीं है? सीपीयू का भाग नहीं है। तो हमने बताया था कि सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने बताया था कि सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सीपीयू का पार्ट होता है ALU। क्या होता है? ALU। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद बताया था हमने मेमोरी यूनिट, MU मेमोरी यूनिट होता है। और होता है क्या? CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है ना, रजिस्टर्स भी होते हैं। तो ये सभी जो कंपोनेंट हैं तो सीपीयू के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा सीपीयू को भाग नहीं है। चूंकि ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये सीपीयू को भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहां पे देखिए इसका इंग्लिश में क्या है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा। हाँ, डिस्क ड्राइव। ठीक है ना, आपका डिस्क ड्राइव नहीं है। कौन नहीं? वो कैबिनेट है बेटा, वो कैबिनेट उसको हम कहते हैं। जो आपका ये इतना बड़ा सीपीयू डब्बा दिखाई देता है, ये कैबिनेट है, ये सीपीयू नहीं है। ये क्या है? कैबिनेट है। और कैबिनेट के अंदर ही एक मदरबोर्ड होता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड होता है। और इस मदरबोर्ड के ऊपर आप देखोगे कभी सीपीयू कैबिनेट खोल के हम दिखाएंगे तो यहां पे क्या होता है? फैन लगा होता है। और फैन के नीचे ही क्या लगा होता है? सीपीयू लगा होता है। ठीक है ना, हम इस सीपीयू की बात कर रहे हैं, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पार्ट्स होते हैं ये सभी ALU, CU, MAU होता है। और जो आपका हार्ड डिस्क होता है तो सीपीयू में नहीं लगा होता, आपका हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से अलग से अटैच होता है। डिस्क, ये हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अभी हम इसको करवा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व करवा लेते हैं। आपको हम प्रैक्टिकली सीपीयू ओपन करके दिखाएंगे, कैबिनेट ओपन करके, मदरबोर्ड ओपन करके हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको आप फिजिकल स्ट्रक्चर जब तक देखोगे नहीं तब तक उसका आप कंफ्यूज रहोगे। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD और आपका हार्ड डिस्क ये दोनों अलग अलग है दोनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही है। लेकिन SSD क्या होता है? ये मूविंग पार्ट्स नहीं होता, मैकेनिकल ये नहीं होता है, जो कि आपका हार्ड डिस्क के मूविंग पार्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। राइट आंसर 4th नंबर। चलिए आगे देखिए। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन हार्ड डिस्क इज। हाँ, जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का प्रत्येक सेक्टर कितने बाइट का होता है? तो 512 बाइट का होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो यहाँ YouTube पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने डाला हुआ है। ठीक है ना, ये इसमें देखिए हमने जो हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क से रिलेटेड हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का निर्माण किसने किया है, प्लॉटर क्या होता है, स्पेंडल क्या होता है। तो हार्ड डिस्क रिलेटेड A to Z क्वेश्चंस इस चैनल पर अगर आप जाओगे तो पूरे आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वीडियो सेपरेट डाल दिया है कि केवल हार्ड डिस्क से रिलेटेड, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे हार्ड डिस्क रिलेटेड हैं सभी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सभी क्वेश्चंस हार्ड डिस्क से रिलेटेड ही आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है ना, ये पूरा हार्ड डिस्क रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे कि द साइज ऑफ इस सेक्टर इन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में प्रत्येक सेक्टर कितने बाइट का होता है? तो 512 बाइट का होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। चलिए अगला, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी आए हैं ना सभी को बताया गया है। हाँ, अभी आपको हम हार्ड डिस्क का इंटरनल वो दिखा देते हैं व्यू इसका। ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लॉटर से होते हैं। ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है ये क्या है? डिस्क प्लेट है। ठीक है, और जो आप बात कर रहे हो ट्रैक और सेक्टर की, तो इस तरह से ये यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं?
इसको ये है डिस्क सेक्टर, ठीक है। ये और ये क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रैक, ये ट्रैक है, ये क्या है प्लेटर, और ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्यूटेटर आर्म्स है, ठीक है। और ये क्लस्टर, यहां से यहां तक ये पूरी जगह क्या कहलाएगी, क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, ये सेक्टर, यहां से पूरा ये एरिया इतना ये क्या बनेगा, सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि आपके हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर का। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, when installing on your computer allow you to relay a live video of yourself to friend while you chat with him online। मतलब जब आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय आपको एक दोस्त को लाइव वीडियो रिले करने की अनुमति देते हैं। वो कौन है, वेबकैम। बहुत आसान है ना, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, Which of the following is not a type of printer? कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है, बताइए। ये चैनल पे हमारे देखिए प्रिंटर संबंधित तथ्य, ठीक है ना, हमने प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है और तथ्य भी डाला हुआ है। इस पे देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंटर को हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ था, बताया था प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर के कैटेगरी बताया था, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के प्रकार के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसका रिलेशन कम है इसका, इसीलिए देखिए प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनके बारे में सभी को हमने डिस्कस करके बताया था। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए प्रिंटर के प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में क्या क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में लेजर प्रिंटर और फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। तो ये प्रिंटर के कैटेगरीज है। प्रिंटर देखिए, ऐसा प्रिंटर जिसमें पेपर और पेपर हेड के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है, ठीक है, और कांटेक्ट हो करके वो आवाज भी करते हैं, ये कांटेक्ट होता है तब वो अक्षर वो आ पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा शोर नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ये भी लेजर होता है। हाँ, लेजर, थर्मल, इंकजेट और ऑटोमेटिक यहाँ पर इतने दिए हैं, लेकिन होता कौन सा नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। जब कभी पेपर देने जाइए तो प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रिंटर से रिलेटेड आता ही आता है। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ाया था, बताया था, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया था, ठीक है ना। हाँ, हाँ अगला देखिए, डॉट डॉट कन्वर्ट्स द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इनटू लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। मतलब हमने ट्रांसलेटर के बारे में बताया था, सब पूरी चीजें जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे है देख लीजिए, चैनल हमारा देखिए, हर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है ना, बहुत आसान। देखिए, डॉट डॉट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इनटू लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। हिंदी में इसको देखिए, अगर आपको हिंदी में समझना है
प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग निर्देशों के उस भाषा को परिवर्तन करते हैं जो कंप्यूटर समझने और प्रक्रिया करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश ही सही है यार। हाँ देखिए क्या होता है, समझिए जो कंप्यूटर भाषा, जो कंप्यूटर क्या समझता है, जो कंप्यूटर होता है अपना लो लेवल लैंग्वेज समझता है। इसको समझिए, कंप्यूटर क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी हम लोग यूज करते हैं, है ना। कंप्यूटर तो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मशीनी भाषा समझता है, जीरो समझता है। कंप्यूटर डायरेक्ट क्या समझता है, जीरो समझता है। अब जो अगर हम बात करें कि आप समझते हैं इंग्लिश प्योर, आप प्योर समझते हैं क्या, हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते नहीं है। अगर आपस में कन्वर्सेशन करना है तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी जो दोनों समझता हो, हिंदी भी समझता हो और इंग्लिश में समझता हो, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में बात करोगे, आपसे हिंदी नहीं आती है, तो ये ट्रांसलेट करके बताएंगे भैया ये वर्ड है। थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह से जो कंप्यूटर होता है तो क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है, डायरेक्ट वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं है। क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम लिखता है प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग के माध्यम से, जैसे सी, C++, जावा, .NET, C#, है ना, ये प्रोग्रामिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जब इसमें आप निर्देश लिखते हो, जब भी आप निर्देश लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, तो किसमें लिखते हो आप, हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हो। तो कंप्यूटर हमने कहा कि इसको नहीं समझता हाई लेवल लैंग्वेज को, तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे हमें एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, कंप्यूटर के समझने योग्य बना दे। अब ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, तो ट्रांसलेटर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है, ये सभी क्या है, ट्रांसलेटर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटर हो जाएगा। तो ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं आपका, ट्रांसलेटर में असेंबलर, ठीक है, असेंबलर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉट कंटेन्स कमांड्स फॉर ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में अगर आपको कमांड यूज करना है, क्या, ओपन, सेव, प्रिंट और क्लोज, तो कौन से ऑप्शन का यूज करोगे आप, तो कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, हाँ ये देखिए, ये क्या है आपका एमएस वर्ड में फाइल मेनू है, ठीक है, फाइल मेनू के अंतर्गत ही आपका ये सभी ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, डॉट और हाईली पोर्टेबल डिवाइस दैट सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइलस और पेन और इनपुट कमांड्स एंड डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, उच्च पोर्टेबल डिवाइस है जो इनपुट कमांड और डेटा के लिए स्टाइलस या पेन के उपयोग का समर्थन करते हैं। तो कौन करता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैबलेट पीसी। देखिए इसमें से हाईली पोर्टेबल क्या है, पोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ले जा सको। सबसे आसान कौन सा है, अपना टैबलेट पीसी, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, which disk is used to cold boot a PC। हाँ क्वेश्चन ये है, which disk used to cold boot a PC। मतलब हमने बताया था आपको कि बूटिंग प्रोसेस होती क्या है, पहले इसको समझो, ठीक है ना। तो ये बताया था हमने, हाँ बूटिंग बताया था ना, हमने बूटिंग बताया था। बूटिंग एक प्रोसेस होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या,
जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है ना। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, हमने बताया था बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहला होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग बताया था। अब कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब हमारा सिस्टम पहले से ही बंद हो, अभी हमारा ये सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, जब हम उसको क्या करें, चालू करें, तो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप सिस्टम को चालू करोगे ना तो हार्डवेयर ही दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो चालू होगा, ऐसा समझो। ठीक है, ये हमारा कोल्ड बूटिंग। अब दूसरा होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग यानी कि हमारा सिस्टम जैसे पहले से ही चालू है, उसको हम रीस्टार्ट कर दे, फिर से चालू कर दे, उसको हम वार्म बूटिंग कहेंगे। और वार्म बूटिंग को हम सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब सॉफ्ट बूटिंग क्यों, ऐसे समझो आप कि जब हमारा ये सिस्टम पहले से चालू है ना, इसको आप कैसे बंद करोगे, अगर कैसे आप इसको रीस्टार्ट करोगे, कैसे आप यहां पे जाकर के और ऑप्शन पे क्लिक करो, रीस्टार्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया, ये सॉफ्ट बूटिंग इसको समझो। ठीक है ना। तो बूटिंग क्या होती है, जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, उसको हम बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वही लोड होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहां पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लोड होता है सिस्टम के डिस्क में होता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, चाहे वो एसएसडी हो, चाहे एचडीडी हो, चाहे वो एसएसडी कार्ड हो, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो, वो सिस्टम के डिस्क में ही स्टोर होता है। हार्ड डिस्क अपना, हाँ ठीक है ना। तो यहां पर which disk is used to cold booting to boot at PC, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम डिस्क। ठीक है ना। हाँ, चाहे अपना यहां पे कोल्ड की जगह पे क्या कर देता, हार्ड बूट कहता, वही होता, क्योंकि कोल्ड बूट का हो या हार्ड बूट का हो एक ही है। ठीक है ना। वार्म बूटिंग कहता या सॉफ्ट बूटिंग कहता, एक ही नाम है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है पता है, सिस्टम बंद पड़ा है उसको चालू करना, कोल्ड बूटिंग। सिस्टम चालू है उसको रिस्टार्ट कर दो, वार्म बूटिंग है ना। ये याद रखना है, कई बार इसको हमने डिस्कस किया हुआ है बूटिंग के बारे में। ठीक है ना। हाँ चलिए इस हाँ अच्छा, हिंदी क्वेश्चन देखना है। देखिए, एक पीसी को पूर्ण बूट करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है, सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है। क्वेश्चन बदल दिया। कई सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछे चाहे जैसा पूछे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ना, तो क्वेश्चन कितना घुमाएगा, जलेबी की तरह घुमाएगा, इससे जलेबी से ज्यादा टेढ़ा क्या करेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के करें आप समझ जाओगे, कर लोगे। तो कई स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है कि सर क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन घुमा के किया है। तो क्वेश्चन तो देखिए डिफरेंट, हर बार तो डिफरेंट क्वेश्चन देगा ही, लेकिन घुमा के क्वेश्चन तो देगा ही। ऐसा नहीं कि जैसा क्वेश्चन अभी दिया है अगली बार उठा करके ओल्ड क्वेश्चन पेपर दे देगा। क्वेश्चन इजी है, लेकिन जैसे स्टूडेंट को कह रहे थे बहुत सारे सर क्वेश्चन घुमा के दिया है। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया इधर उधर। देखिए ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन ऐसा फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन बूटिंग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो बूटिंग अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से कर लोगे आप, है ना। तो कॉन्सेप्ट समझना आसान है या जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी होती क्या है कि कैश मेमोरी सीपीयू, ठीक है ना, कैश मेमोरी सीपीयू
तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। यानी कि हाँ, मुख्य मेमोरी यानी कि आपका मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी के बीच का मेमोरी होता है कौन सा? कैश मेमोरी, और ये बफर का काम करता है। ठीक है ना? बफर, अच्छा बफर क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूं। YouTube पे या कोई वीडियो देखोगे तो YouTube पे वीडियो देखोगे ना, तो वो कुछ सेकंड रुका रहेगा और फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, वाइट स्पेस दिखाता जाएगा। ठीक है ना? वो फिर अगर आपका नेट खत्म भी हो गया है ना, तो कुछ बफर में स्टोर करके रख लेता है, वो वीडियो फिर भी चलता रहेगा भले आपका नेट खत्म हो गया है। ठीक है ना? वो बफर में स्टोर कर लेता है। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट किसका है? आपका कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करता है कि कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच कैश मेमोरी यानी बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी का आकार 256 किलोबाइट से लेकर के 4 MB तक इसकी साइज क्या होती है ये कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश मेमोरी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच इज द फास्टेस्ट मेमोरी अमंग ऑफ दिस। कैश मेमोरी इनमें से सबसे तेज कौन सी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो कैश मेमोरी होगा। मेन मेमोरी आपका यही रैम वगैरह। ठीक है ना? हाँ, अब यहां पे कैश मेमोरी की साइज पूछ सकता है 256 से 4 MB तक। ठीक है? कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने इसके बारे में प्रीवियस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और जिस सिस्टम की कैश मेमोरी जितना ज्यादा होगी वो सिस्टम उतना ही वर्क फास्ट करेगा। ठीक है? तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए या होगा तो क्या होगा? कैश मेमोरी होगा। ठीक है? हाँ, कैश मेमोरी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, डॉट डॉट स्कैनर यूजेस फिल्टर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ कलर इनटू प्राइमरी एडिटिव कलर्स। मतलब स्कैनर फिल्टरों का उपयोग, हाँ फिल्टरों का उपयोग प्राथमिक यूज रंगों के घटकों को अलग करने के लिए यूज होता है। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ऑक्टल से डेसिमल में वैल्यूज को कैसे हम चेंज करते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर बात करें कि अगर आपको 1672 को आपको कन्वर्ट करना है, ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तित करना है। ठीक है? तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? अगर आपको इसको ऑक्टल, इस नंबर को 1672 को ऑक्टल का दशमलव में परिवर्तन करना है, तो पहले हमें क्या लिखना होगा? इक्वल टू, और यहां पर 1, ठीक है, कितना है 1672, 1 और प्लस फिर क्या है 6 प्लस फिर क्या है 7, फिर प्लस क्या है 7 के बाद 2। ठीक है? 7 के बाद 2 है। अब यानी कि 1672 हो गया। अब इसमें हमें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सभी में हमें क्या कर देना है? इनटू कर देना है 8 का। ठीक है? इसमें भी इनटू 8 का कर दिए, इनटू 8 का कर दिए, इसमें भी इनटू 8 का कर देंगे। ठीक है? और 2 में भी इनटू 8 कर देंगे। ठीक है? इनटू 8। ठीक है? ओके, 8 कर दिया, 2 इंटू 8। अब हम यहां पर करते हैं राइट साइड में 8 को 8 के घाते 0, 8 के घाते 1, 8 घाते 2, 8 घाते 3, यानी कि पहला नंबर स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3, यानी कि ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद अब इसको आप पूरा सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 8 घाते 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 512। ठीक है? प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 6 इंटू 8 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 64। फिर प्लस 7
इंटू 7 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 हो गया। इसके बाद प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0, अगर किसी भी संख्या में पावर 0 है, जैसे 8 की पावर 0 है, तो किसी भी संख्या में अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कोई भी वैल्यू हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर 8 की पावर 0 1 हो गया, यानी कि 2 इंटू क्या हो गया फिर ये 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 954 किस में कन्वर्ट किया है आपने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, तो 954 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1672 को ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हो जाएगा 954। इस तरह से हम, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और दरअसल क्वेश्चन पूछा है एक्सेल का, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आपको यह देखना है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि जैसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल से डेसिमल में, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, तो यहां पर क्या दिया है, राइट आंसर दिया है इसका, तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑक्टल टू डेसिमल फंक्शन यूज करेंगे। तो आइए यूज करते हैं, यहां पे हम इक्वल टू लगाते हैं और इक्वल टू लगा करके हम यहां पे OCT ऑक्टल टू डेसिमल ये फंक्शन दिखाया, आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर वैल्यू आप दे दो, हमने एग्जांपल के तौर पे दिया 1672 दिया, ठीक है, 1672 दिया। जब इसको कन्वर्ट करोगे ऑक्टल को तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा 954 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हो सकता है कि अगली बार नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल को, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का आ जाए, इसलिए अलग से हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये चाहे आपका ओपन ऑफिस कैल्क हो या आपका ये MS एक्सेल हो, दोनों में सेम काम करेगा। तो यहां पे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन होगा, राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर फर्स्ट नंबर O2 ऑक्टल टू डेसिमल। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज एरर NA इन ओपन ऑफिस कैल्क। यहां पे दिया है इज एरर NA का आउटपुट क्या होगा। तो इज एरर ये फंक्शन है एक्सेल का और ये आपका MS एक्सेल भी काम कर जाएगा और ओपन ऑफिस कैल्क में भी काम कर जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, इज एरर होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्सेल का क्वेश्चन है और सपोज यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 1 को डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि एक्सेल में अगर आप कोई वैल्यू आप इनसफिशिएंट वैल्यू या कोई एरर वैल्यू आप डालते हो तो गलती आएगी। जैसे कि अगर हमने डिवाइड किया 1 को 0 से तो ये आ गया नॉट डिवाइड 0, ठीक है। या किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये एरर आएगा। एरर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक लगाते हैं वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे लुकअप वैल्यू अपना ये है और अरे वैल्यू अपना ये है और इंडेक्स 2 नंबर कॉलम चाहिए हमें 1 और ये हमने कर दिया। अभी देखिए 1 डालेंगे तो क्या आ गया, BA आ गया, 3 डालेंगे तो क्या आ गया, BSC आ गया, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम इनवैलिड नंबर डालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एरर क्या आ गया, NA एरर आ गया, यानी कि उसको वैल्यू नहीं मिली तो क्या बता दिया, NA एरर बता दिया। तो यानी कि हमें चेक करना है कि एरर आ रही कि नहीं आ रही है, तो इसके लिए इज एरर फंक्शन यूज होता है। मतलब कि दिए गए सेल में क्या एरर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, इज एरर। तो कैसे चेक करेंगे, तो लगाएंगे इफ, लगाएंगे इज एरर, क्या गलती है, इज एरर किस सेल में, वैल्यू, इस सेल में क्या गलती है, और अगर इस सेल में एरर आ रही है तो ट्रू आएगा, अगर एरर नहीं आएगी तो फॉल्स। तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इस सेल में एरर है। क्योंकि यहां पर एक फंक्शन होता है NA फंक्शन एरर प्रकार का, तो यहां पे इज एरर और कौन सा फंक्शन, NA प्रकार का फंक्शन है और ये एरर शो करता है, यहाँ एरर है तो इसके लिए क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा। तो यानी कि एरर चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, इज एरर फंक्शन यूज करते हैं। तो एरर के कई प्रकार होते हैं।
तो यहां पर अगर आप एक्सेल में ये टाइप करिए इक्वल टू इज एरर टाइप करिए, और जब इज एरर टाइप करेंगे ये पूरा फंक्शन NA तक, ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इज एरर फंक्शन का यूज होता है कि दिए गए सेल या बॉक्स में एरर प्रकार की वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू एरर होगी तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। तो चूंकि यहाँ पे NA लगाया गया है एरर प्रकार का, तो ये ट्रू आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। Which of the following command is used to access Windows fax and scan in Windows 8? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि Windows 8 में अगर आपको फैक्स या स्कैन करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? तो इसके लिए WFS होता है, ठीक है। तो WFS क्या होता है, विंडोज फैक्स एंड स्कैन। तो ये विंडोज 8 हो या 7 हो, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्री डिफाइंड पहले से डला हुआ एक फीचर होता है। यहाँ पे स्टार्ट पे जाकर के आप सर्च करिए WFS, ओके। तो WFS करके आप यहाँ पे सर्च मारिएगा तो ये WFS यानी कि विंडोज फैक्स एंड स्कैन ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये फैक्स करने के लिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर होता है, तो ये विंडोज का फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैक्स पाने के लिए, रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए WFS यानी कि विंडोज फैक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, WFS। WFS का फुल फॉर्म क्या होता है, विंडोज फैक्स एंड स्कैन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर WFS, ओके। हाँ, तो इसके अलावा कुछ अदर फैक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि रिंग सेंटर फैक्स, कोको फैक्स ऑफिशियल, G2 सर्वे, हेलो फैक्स और नेक्स्ट वी फैक्स, एक्स एम फैक्स और ई फैक्स और एम फैक्स, ये अदर फैक्सिंग सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आता है, तो वो आपका WFS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर इज अ व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस। तो प्रिंटर अपना आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द सैम्पलिंग रेट डिसाइड द डॉट डॉट रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटाइज्ड इमेज। क्वेश्चन, द सैम्पलिंग रेट डिसाइड द डॉट डॉट रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटाइज इमेज। ये क्या होता है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई रियल का आप ट्री देखते हो, पेड़ देखते हो, ठीक है, नेचुरल रियल में देखते हो, वो 3D फॉर्म में बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको कैमरे के माध्यम से आप इसको कैप्चर करते हो तो कैमरे के अंदर प्रोसेसिंग होती है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन इक्वल टू डिजिटाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसको जब आप इमेज को, ये 3D में रहता है, जब आप उसको कोई भी पिक्चर आप देखते हो रियल में, वो 3D में रहता है। जब आप उसको कैमरे से कैप्चर करते हो तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसको मोबाइल पे देखोगे या लैपटॉप या कंप्यूटर पे जब आप उसको देखोगे तो 2D व्यू में दिखेगा, और उस इमेज को, ठीक है, उस इमेज में दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो सैम्पलिंग होता है, उसको हम डिनोट करते हैं, और वाई को हम क्वांटाइजेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी इमेज को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करना पड़ता है, उसको करके हमें डिजिटाइजेशन करना पड़ता है। वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से हमें वो कैमरे के माध्यम से 2D में दिखने लगता है। क्योंकि हम 3D फॉर्म में उसको जो रियल देख रहे हैं उसको हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, और उसको हम 2D में ला करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे ला करके उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ओके।
और इमेज को हम दो तरीके से डिजिटाइज कर सकते हैं, स्पेटिकली एंड एम्पलीट्यूडली। इसको हम टाइपिकली इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, डिजिटाइज हम कर सकते हैं स्पेटिकली और एम्पलीट्यूड, ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि सैम्पलिंग रेट डिसाइड द स्पेटियल रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटाइज इमेज। तो ये जो इमेज प्रोसेसिंग का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में व्हाट डज द टर्म्स बीपीएन मीन्स। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का यूज हम, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज हम हैकर्स से अपने डाटा को बचाने के लिए बीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा बीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रिंटर। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर अपना है लेजर प्रिंटर। ओके, लेजर प्रिंटर अपना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर लेयर दैट स्टैंड्स बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच आने वाले कंप्यूटर लेयर का नाम क्या है? तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके कुछ वर्क है, जैसे हार्डवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो हार्डवेयर का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, which of the following is not true if printer is not printing। अगर आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रिंट नहीं कर रहा है, तो कौन सा सत्य नहीं है? नॉट ट्रू। अगर आपका कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं दे रहा, अगर आपका प्रिंटर है प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, तो क्या गलत है इसमें? ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर माउस इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि प्रिंटर का माउस से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, वो प्रिंटर तो अलग ही हो गया, ये गलत है। प्रिंटर का माउस से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। प्रिंटर ड्राइवर्स माइट गेट करप्टेड और डिसेबल, यानी कि अगर आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है कि प्रिंटर ड्राइवर ने डला हो। अगर डला हुआ है तो प्रिंटर ड्राइवर करप्ट हो गया हो या डिसेबल हो, ये सत्य है। लेकिन अगला है, पेपर इज जाम्ड इन द प्रिंटर। हो सकता है कि पेपर आपका जाम हो गया हो प्रिंटर के अंदर, ये भी सत्य है। अगला है, प्रिंटर इज नॉट सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, यानी कि डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में हो सकता है कि जिस प्रिंटर का आप सेलेक्ट करके प्रिंट मार रहे हो सकता है वो डिफॉल्ट रूप से सेट ना हो। तो ये सत्य है। प्रिंटर अगर सही नहीं, प्रिंटिंग अगर नहीं आ रहा है प्रिंटर से, तो ये इशू हो सकते हैं। लेकिन ये इशू नहीं हो सकता है कि माउस आपका काम नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, which file format is used to save backup file created by Windows Backup utility। विंडोज बैकअप यूटिलिटी द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल को सहेजने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं? .bkf का यूज करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका
यहाँ पे विंडोज़ NT या विंडोज़ XP प्रोफेशनल प्रो में जो बैकअप यूटिलिटी होती है कहाँ पे होता है, आप प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, आल प्रोग्राम में जाकर के प्रोग्राम फाइल के अंदर एसओ सीरीज के अंदर आप जाकर के सिस्टम टूल पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बैकअप क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है तो इसके लिए बैकअप फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है विंडोज में, तो विंडोज में बैकअप फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .bkf होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, .bkf हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहां पर सिक्योरिटी पोर्शन का जो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि रैम का सिक्योरिटी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि अगर आपको प्रोटेक्शन डालना है तो आप पासवर्ड डालिए, उसको आप प्रिवेंट करिए, अनऑथराइज्ड यूजर से उसको बचा के रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का रैम से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, यह एक साइबर अटैक होता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक को हम डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हैकर्स होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं किसी भी आईडी पासवर्ड को हैक करने के लिए। तो ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि एक शब्दों का यानी कि न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट चिन्हों का क्या करते हैं, एक विशेष डिक्शनरी शब्द की लिस्ट बनाते हैं और उस शब्द की लिस्ट को आपके आईडी पासवर्ड से क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। अगर वो मैच कर गया तो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक को हम डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं और इसका जो यूज होता है तो साइबर क्राइम में लोग करते हैं, यानी कि जो हैकर्स होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैकर्स यूज क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स यानी कि डिक्शनरी अटैक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ब्रूट फोर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन विल करेक्ट पैची पैंट यूनिवेन और इंटरमिटेंट प्रिंट ऑन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, तो रिबन को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच OSI लेयर प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कौन सी OSI लेयर की 7 लेयर होती हैं जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कौन करती है, एप्लीकेशन लेयर। OSI में कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो OSI में लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, APSTNDP, APSTND और P, मतलब A फॉर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स होती हैं जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के कौन सा काम आता है, एप्लीकेशन लेयर आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि द कंप्रेशन मेथड कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू डॉट डॉट कंप्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉसी एंड लॉसलेस। देखिए क्या होता है कि कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, जिप्ड फाइल होती है। अगर हमारी कंप्रेस्ड फाइल
अगर हमारी सिंपल फोल्डर में रखी हुई फाइल 5 MB की है, अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो उसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 5 से भी कम अगर GB में है या MB में है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो उसका लॉस भी कम होता है, जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल होती है उसका लॉस भी कम होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। तो प्रिंट करने के बाद ऑप्शन आता है, कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंट में एक ऑप्शन रहेगा डायलॉग बॉक्स में, कोलैट ऑप्शन का यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि मल्टी पेज डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट यानी कि BWF यानी कि ब्रॉडकास्ट वेब फॉर्मेट एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉपुलर डॉट ऑडियो फाइल। तो ये किसका होता है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, WAV ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इब्री उसके संदर्भ में क्वेश्चन है कि इब्री फाइल इन यूनिक्स हैज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सेस परमिशन एट्रीब्यूट। एक्स फाइल एक्सेस परमिशन के संदर्भ में यूनिक्स में कौन कौन से फाइल परमिशंस होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ऑनर परमिशंस होता है, ग्रुप परमिशन होता है और अदर परमिशंस होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के परमिशंस होते हैं यूनिक्स फाइल्स एक्सेस के संदर्भ में। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इंटरनेट सर्च इंजन। इसमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल सर्च इंजन होता है, याहू होता है और एक्साइट होता है, लेकिन सफारी क्या है, अपना वेब ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात कर रहा है, तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो सफारी नहीं है बल्कि ये वेब ब्राउज़र है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सर्च इंजन हैं तो जैसे कि google.com, बिंग्स, याहू, वैदू, AOL, ask.com, एक्साइट, डकडकगो और वॉल्फ्रेम, अल्फा और यांडेक्स, लाइकॉन्स और चाचा.com। इस तरह से ये सभी अपने सर्च इंजन हैं। तो इनकी लिस्ट भी आप एक बार देख लीजिएगा और इनका नाम याद रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये बन जाए। तो फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि इंटरनेट सर्च इंजन कौन कौन सा यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो ये अपना इंटरनेट सर्च इंजन सफारी नहीं है, बाकी के ऊपर 3 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है, सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स, सॉरी एम कॉमर्स क्या है। तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन करता है कि ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स अगर पूछता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, चूंकि यहाँ पे पूछा है एम कॉमर्स तो एम कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होगा, मोबाइल कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ,
407 407 W/SI/W/G इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जितने भी A से Z तक फुल फॉर्म होते हैं तो हमने इस YouTube चैनल पे अपने डाल दिया हुआ है, सभी आप एग्जाम युग पे जा करके फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा इसी वीडियो पे, कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म A to Z, इस वाले वीडियो को आप देखिएगा। सभी ये क्वेश्चन नंबर 407 पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है, इसके बारे में बताया भी गया है। तो W/SI/W/G का फुल फॉर्म क्या होता है? तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप क्या देखना चाहते हो और क्या प्राप्त करना चाहते हो, ये है क्या चीज। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, कोई भी वेबसाइट हो या एप्लीकेशन बनाया जाता है, तो उसका हमें आउटपुट या उसका हमें रिजल्ट देखना होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से उसका आउटपुट आएगा, किस तरह से उसका लास्ट व्यू दिखेगा, उसके लिए हम W/SI/W/G प्रकार का एडिटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हो सकता है अगली बार W/SI/W/G का फुल फॉर्म पूछ ले, इसलिए इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर किसका यूज यानी कि प्रोग्राम एडिट करने के लिए किया जाता है और डेवलपर यूज करते हैं, ताकि एंड यूजर को उसका इंटरफेस प्रॉपर तरीके से जैसा देखना चाहता है उसको उस तरह से दिखाई दे। तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? W/SI/W/G एडिटर प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो यहां पर अगला आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस, यानी कि कोष्टक के एब्सेंट की स्थिति में द ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन होगा तो कैसा होगा, यानी कि अगर कोष्टक नहीं है तो उस स्थिति में अगर कोई सिंप्लीफिकेशन करना है तो ऑपरेशन कैसे होगा। तो प्राथमिकता क्या रहेगा? एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन होगा, ये सीक्वेंस रहेगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट
टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिपबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्लिपबोर्ड में किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने की पहुंचाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। सिंपल सा पूछा है कि शॉर्टकट की क्या होता है कट के लिए, तो कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अच्छा, ये क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड क्या होता है कि जब आप किसी भी कंटेंट को क्या करते हो, सेलेक्ट करके कट करते हो या कॉपी करते हो, तो वो कंटेंट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड कहते हैं। और क्लिपबोर्ड ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस होती है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि कट करने के लिए, कंटेंट को कट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट टैब स्टॉप इन ए टेबल सेल इन एमएस पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आपको टैब स्टॉप इंसर्ट करना है तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? कंट्रोल प्लस टैब। यानी कि जैसे अगर आपने एक टेबल बना लिया, ठीक है, अगर टेबल आपने बना लिया है तो कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करेंगे तो ये टैब स्टॉप क्या हो जाता है? इंसर्ट होता जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल प्लस टैब हो जाएगा। अगर आपको टैब स्टॉप सम्मिलित करना है, इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल टैब यूज करेंगे ना तो एक टैब से एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करेगा। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल पे आपका कर्सर मूव करेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है कि टैब स्टॉप इंसर्ट होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू व्यू द कंप्यूटर टास्क बार इन एमएस पावर पॉइंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन? जैसे मान लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे ये पावर पॉइंट का है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप, तो अगर आपको क्या यूज करना है? टास्क बार देखना है। टास्क बार नीचे वाली पट्टी जो होती है उसको हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार देखना है तो क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस टी यूज करते हैं। कब? जैसे अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या 5 से क्या होता है? प्रेजेंटेशन शो होता है। तो अगर हम कंट्रोल प्लस टी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है? टास्क बार शो होता है। टास्क बार नीचे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर टास्क बार कैसे शो होता है? इस तरह से टास्क बार नीचे शो होने लगता है। प्रेजेंटेशन जब शो हो रहा होता है तो आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे तो टास्क बार भी नीचे डिस्प्ले होने लगता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल प्लस टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel superimpose a normal pie chart with a modified polar area chart to permit the comparison of two sets of related data। यानी कि MS Excel की ये चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है। इसी का हिंदी क्वेश्चन देखो, MS Excel में संबंधित डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए सामान्यतः पाई चार्ट को संशोधित पोलर एरिया चार्ट से अधोरोपित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर यस पाई चार्ट, यानी कि यस पाई चार्ट ये होगा। एक्सेल में जो चार्ट होते हैं तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एस पाई चार्ट क्या होता है कि एस पाई चार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पाई चार्ट, वन सेट द एंगल ऑफ द स्लाइस एंड द अदर सेट्स देयर एरिया। ठीक है, तो यहां पे जो पाई चार्ट होता है तो पाई चार्ट कुल एरिया का कितने परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, पाई चार्ट इस तरह से होता है, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि एक एरिया है, उसकी जनसंख्या मान लीजिए कि मेल की जनसंख्या जो है कितना है? 60% है। ठीक है, 60% है। और फीमेल की जो जनसंख्या है तो कितनी परसेंट है? हम फीमेल की कहते हैं 40% मान लीजिए। तो इसको अगर आपको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। ये आपका ये 60% ये मेल हो गया, ठीक है, और ये 40% आपका फीमेल हो। इस तरह से एरिया जो पाई चार्ट होता है कुल एरिया का 100% होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस पाई चार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर एस पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड टू चेंज दी केसिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। एमएस वर्ड में अगर आपको केस चेंज करना है, केस चेंज करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप एमएस वर्ड लिखे हुए हैं,
खोले हुए हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम युग, हम ये चाहते हैं इसको पूरा क्या करना, कैपिटल करना। तो कैपिटल करने के लिए, चेंज केस करने के लिए शिफ्ट F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो शिफ्ट F3 से क्या होगा, ऑल कैपिटल, और इसी से शिफ्ट F3 से क्या होगा, स्मॉल। शिफ्ट F3 से कैपिटल, शिफ्ट F3 से स्मॉल। तो चेंज केस 5 होते हैं। हमने बताया था अभी वर्ड में कि चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इस वर्ड और टोगल केस। तो इसमें से अगर आपको चेंज केस करना है तो चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 होता है। एक शॉर्टकट की और होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अरे प्लस यहाँ पे होगा यार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और A। अगर आप ये प्रेस कर देते हो तो क्या होगा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ क्या होगा, कैपिटल लेटर में आएगा। क्या करने से, शिफ्ट F3 करो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A से, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो शिफ्ट प्लस A3, यानी कि पहले सेंटेंस को करना है, सेलेक्ट करने के बाद ये कर देना है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, हु इन्वेंटेड द ईमेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया, ये पता होना चाहिए, है ना, राय टॉमलिंसन, ठीक है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। राय टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, www के आविष्कारक कौन है, तो www आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ द पेज व्हेन MS वर्ड 2003 डिफॉल्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर द लेफ्ट एंड राइट व्हाइल प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि MS वर्ड 2003 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के दाएं और बाएं के लिए जो डिफॉल्ट विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है, तो पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है, 1.5 इंच होता है डिफॉल्ट रूप से, यानी कोई सेटिंग ना रहे, सिंपल आप प्रिंट मारो, उसका देख लो कितना सेटिंग है, कितना रहता है सेटिंग, डिफॉल्ट रूप से 1.5 रहता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से ये मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन क्या होता है, 1.5 और 1.5 डिफॉल्ट मार्जिन होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 1.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट दो होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट आपका पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट इसका पूछा हुआ है, मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें 1 1 0 1 0 1 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर वंस की स्थिति में पूछा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस 1 का 0 और इस 1 का 0, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट की स्थिति में ऐसा होता है। जैसे अगर बात करें कि 1 0 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, ये हो जाता। लेकिन अगर टूस कॉम्प्लीमेंट में अगर क्वेश्चन पूछा है कि टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका ये होता है, जैसा कि पूछा है यहाँ पे 1000 1000 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक में क्या करना है कि जब तक आपको 1 न मिले, जब तक आपको 1 न मिले तब तक आपको एट सीरीज लिखते जाना है, सेम टू सेम लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 हो गया, 1 0 है तो 0 हो गया, 0 है तो 0 हो गया, फिर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि जो 1000 है तो 1000 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1000 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 0 1 0 0,
000, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये इतना पूछा है 101000, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आपको इधर से उठाना है, राइट साइड से, यानी कि इधर से उठाना है और सेम टू सेम तब तक लिखते जाना है जब तक कि 1 न आ जाए। तो यानी कि 0 0 0 1, क्योंकि हमें यहां पे 1 मिल गया तो सेम यहां तक लिखना है। फिर जस्ट इसके बाद हमें इसका अपोजिट कर देना है। 0 का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0। कहने का मतलब है कि इसका जो 2's कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा। अगर इसी का 1's कॉम्प्लीमेंट पूछता तो 1's कॉम्प्लीमेंट में इसका अपोजिट हो जाता, 0 111 हो जाता है। फिर भी यहां पे पूछा है 2's कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में अगर आपको सेल एडिटिंग का यूज करना है तो सेल एडिटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो सेल एडिटिंग के लिए शॉर्टकट की होती है F2, फंक्शन की दबाना है F2। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये डाटा आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये डाटा लिखा हुआ है आपको और यहां पर सेल एडिटिंग करना है, कुछ सुधारना है इस पे, ठीक है ना। तो सेल एडिटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की F2 प्रेस करेंगे तो सेल एडिटिंग होने लगती है। या सेल एडिटिंग के लिए और भी तरीका है कि आप उस सेल पे डबल क्लिक करो तो सेल एडिटिंग होने लगेगी। तो यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, the paper source setting is typical of the fine tuning control we find in dialog boxes as it tell the printer। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रिंटर पे पेपर लगाते हो तो यहां पे प्रिंटर पे ट्रैक सेटिंग पे जाओगे आप, तो यहां पर ट्रैक 1 ट्रैक 2, ठीक है ना। तो 2 ट्रैक होते हैं, तो आपको पेपर सोर्स किस ट्रैक से उठाना है तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ता है। ट्रैक 1 से उठाना है कि ट्रैक 2 से उठाना है, तो क्या करना होता है कि फ्रॉम हिज ट्रैक टू टेक द पेपर फ्रॉम, किस ट्रैक से आपको पेपर उठाना है, ऊपर वाले ट्रैक से या नीचे वाले ट्रैक से। तो ट्रैक होते हैं ट्रैक 1 ट्रैक 2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फ्रॉम हिज ट्रैक टू टेक द पेपर फ्रॉम, किस ट्रैक से आप पेपर उठाना चाहते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एक्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ द emotics to their dingback equivalent is done through the feature of Microsoft Word। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does one enable macros in MS Excel 2010 and 13। Microsoft Excel में मैक्रोज 2010 और 13 में मैक्रोज किस तरह से आप इनेबल करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, माइक्रोसॉफ्ट में जाके और फाइल पे जाकर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और ट्रस्ट सेंटर में जाकर के और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाना पड़ेगा। मैक्रोज की जो कोडिंग होती है तो विजुअल बेसिक में लिखी जाती है, बीबीए में लिखी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाँ, MS Excel application that manipulate data organized in row and column is called। MS Excel MS Office एप्लीकेशन में उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जो डाटा को रो और कॉलम में मैनेज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ ओपन टाइप फोंट। हाँ, फोंट जो होते हैं, फोंट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो फोंट 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 एंड ट्रू टाइप फोंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की विल यूज टू ओपन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। तो अगर आप विंडोज और ई प्रेस करेंगे, ठीक है, विंडोज बटन और प्लस ई प्रेस करेंगे तो विंडोज फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, विंडो बटन प्लस ई।
हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन आप खोले हुए हैं और अगर आपको बंद करना है, क्लोज करना है एक्टिव एप्लीकेशन को, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो कंट्रोल प्लस F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं? हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रोग्राम फाइल क्लोज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस F4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये नेक्स्ट आ रहा क्वेश्चन, प्लीज वेट। हाँ, MS वर्ड में, हाँ, MS Word automatically insert dot dot breaks before and after the text that has a new page orientation, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सेक्शन इंसर्ट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और नेक्स्ट 7 अगस्त में जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू फॉर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।